नमस्कार। सौर कैलेंडर या कहें कि भारतीय राष्ट्रीय सौर कैलेंडर, इसको समझाने हेतु मैं यह वीडियो बना रही हूँ। सन 1957 में हमारी संसद ने यह कानून पास किया कि अब से हमारे देश में यह सौर दिनदर्शिका या सौर कैलेंडर लागू होगा। लेकिन इसको संसद ने कानून बनाने के बाद इसका प्रचलन हो, प्रसार हो, इसके लिए बहुत अधिक आग्रह नहीं किया, या कहें कि इसको एक तरह से अनुल्लेखित ही रखा। इसलिए इसके विषय में आज कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं रखता है। यह एक वैज्ञानिक कैलेंडर है जो सूर्य के अनुसार बनाया गया है, अर्थात इसमें वर्ष के 365 दिन होंगे और इन 65 दिनों से हमें सूर्य की गति का पता चलता है, ऋतुओं का पता चलता है और उस ऋतु में किए जाने वाले जो कृषि के कार्य हैं उनकी समझ बढ़ती है। इसलिए यह कैलेंडर वैज्ञानिक कहा जा सकता है। वैदिक काल से ही हमारे यहाँ सौर कैलेंडर और चांद्र कैलेंडर, इस प्रकार सूर्य की गति को बताने वाला अलग कैलेंडर और चंद्रमा की गति को बताने वाला अलग कैलेंडर प्रचलन में थे। जो सूर्य की गति पर आधारित कैलेंडर था, उसमें वसंत संपात के दिन से वर्ष का आरंभ किया जाता था और फिर अर्धवर्ष के बाद दोबारा शरद संपात, अर्थात ये दोनों ही ऐसे दिन हैं जहाँ समूची पृथ्वी पर और विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि अधिक से अधिक लैंड मास या ज़मीन उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी अधिक है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन या देशों की संख्या भी कम है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की गति से जो परिवर्तन होगा उसका वर्णन हमें इस सौर कैलेंडर में मिलेगा। तो वसंत संपात से लेकर शरद संपात, यह पूरा अंतर जो पृथ्वी चलती है और इस पृथ्वी के चलने की गति एक दीर्घ वृत्ताकार होती है और इस दीर्घ वृत्त पर गर्मी के दिनों में, अर्थात वसंत संपात के बाद शरद संपात के आने तक पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है और दीर्घवर्तुल या दीर्घवृत्त की जो सूर्य से दूर की स्थितियां हैं वहाँ पर पृथ्वी होती है। इसलिए उसे वसंत संपात से शरद संपात का काल पूरा करने में अधिक दिन लगते हैं। अगर इस पूरे कालखंड को हम दिन के हिसाब से ना गिने बल्कि आकाश में बनने वाले कोण के हिसाब से गिने, जिसे हम कोणीय वेग कह सकते हैं। तो पृथ्वी का कोणीय वेग अर्थात 30 अंश चलने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा, यह समय इन वसंत संपात से शरद संपात के दिनों में अधिक होगा, जबकि शरद संपात से वापस वसंत संपात तक पहुंचने में, चूँकि दीर्घवृत्त में पृथ्वी की स्थिति सूर्य के नज़दीक होगी,
इसलिए समय कम लगेगा, कोणीय गति अधिक होगी और 30 अंश के कोण बनाने में पृथ्वी को कम समय लगेगा। तो वैदिक परंपरा के अनुसार हम देख सकते हैं कि उन्हें पृथ्वी के चलने का ज्ञान था, उन्हें पृथ्वी के दीर्घवृत्त में घूमने का ज्ञान था और इसी दीर्घवृत्त में घूमने के कारण पृथ्वी का कोणीय वेग अलग अलग होता है, इस बात का भी ज्ञान था। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए पृथ्वी जितना समय लेगी वह उस मास का समय या उतने दिन कहे जाएंगे। इस प्रकार पृथ्वी के दीर्घवृत्त की गति को 360 अंशों में विभाजित करके और 30-30 अंशों को एक मास कह करके यह जो कैलेंडर बना, इस कैलेंडर का पहले महीने का नाम उन्होंने मधु मास रखा और 12 महीनों के नाम इस प्रकार होंगे: मधु मास, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, इश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य। और ये जो शब्द हैं इनके अगर हम विस्तृत अर्थ में जाएं तो पता चलता है कि फसल की स्थिति क्या होगी या आकाश में बारिश की स्थिति क्या होगी, वातावरण में गर्मी की स्थिति क्या होगी या ठंडक की स्थिति क्या होगी, इसको दर्शाने वाले ये नाम हैं जो एक प्रकार से किसानों के लिए मार्गदर्शन का भी काम करते हैं कि उन्हें कौन से फसल की तैयारी कब करनी है, किस प्रकार करनी है। उदाहरण स्वरूप अगर हम शुक्र मास देखें जो प्रायः मई के आसपास पड़ता है, तो शुक्र मास में सूर्य बहुत अधिक गर्मी से धरती को अत्यधिक तपा देता है। ताप ऊर्जा अत्यधिक होती है जिसके कारण धरती की मिट्टी गर्म होकर के उसके अंदर के सारे कीटाणु नष्ट होते हैं और वह तप करके दोबारा उर्वरक बन जाती है, ताकि अगला मास जो शुचि मास है जिसमें बारिश आने वाली आरंभ होने वाली है और उसके अगले 2 मास जो नभ और नभस्य अर्थात झमाझम बारिश के महीने हैं, उन महीनों में अगर हम फसल की बुआई करेंगे तो शुक्र मास में सूर्य की उष्णता से या गर्मी से जो उर्वरक शक्ति धरती को मिली है उसका लाभ उन फसलों में होगा। तो इस विधि से अगर हम देखते हैं तो ज्येष्ठ तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये 5 महीने बिताने के लिए पृथ्वी को 185 दिन लगते हैं और बाकी मास पूरे करने में मैं थोड़ा गलत बोल गई। वसंत संपात से शरद संपात के 6 महीने पूरे करने में पृथ्वी को 185 दिन लगते हैं। इसलिए सौर कैलेंडर बनाते समय हमारे विद्वानों ने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे महीने को 31 दिनों का रखा और बाकी 7 महीनों को 30 दिनों का रखा, जबकि लीप ईयर के समय जो पहला महीना है उसको भी 31 दिनों का रखा गया। तो इस कारण से यह जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसका और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जा सकता है, उसका एक डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस है। जैसे मान लो आज जो तारीख है 14 जून और सौर कैलेंडर की मिति है ज्येष्ठ 24, तो
किसी भी वर्ष आप चले जाएं अगले आने वाले 10, 20, 50 वर्षों में, लेकिन हर वर्ष 14 जून को 24 ज्येष्ठ मास ही रहेगा। अब आप कहेंगे ये मैंने अभी जो नाम गिनाए मधु, माधव, शुक्र इत्यादि, तो आज की जो तिथि है 24 सौर तिथि, उसके महीने का नाम शुक्र होना चाहिए था, तो मैं ज्येष्ठ क्यों कह रही हूँ। इसका भी कारण है कि हमारे देश में वैदिक काल में ही चूँकि मुहूर्त गणना के लिए चंद्रमा की तिथियों को जानना आवश्यक होता था, इसलिए चंद्रमा से भी हमारे देश में कैलेंडर चला करता था और उसमें नक्षत्रों के आधार पर महीनों के नाम रखे गए हैं। जिस नक्षत्र में पूर्णिमासी का चंद्रमा विद्यमान होगा, उस नक्षत्र से उस महीने का नाम पड़ता है। तो हम देखते हैं कि 27 नक्षत्रों में से केवल 12 नक्षत्र ऐसे हैं जिन नक्षत्रों में पूर्णिमा का चंद्रमा विद्यमान होता है। बाकी 15 नक्षत्रों में पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं होता है। तो उन 12 महीनों के आधार से 12 महीनों के नाम जो रखे गए वे नक्षत्रों के आधार से हैं। तो जैसे चित्रा नक्षत्र के आधार से चैत्र, फिर विशाखा नक्षत्र के आधार से वैशाख, इस प्रकार वो नाम रखे गए। तो उनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। ये उस महीने में चंद्र की स्थिति को और चंद्र की तिथि को, अर्थात चंद्र कोर हमें आकाश में कितनी बड़ी दिखेगी। अमावस्या हो तो चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखेगा, पूर्णिमा हो तो पूरा चंद्रमा दिखेगा, अष्टमी हो तो आधा चंद्रमा दिखेगा, चतुर्थी हो तो 1/4 चंद्रमा दिखेगा इत्यादि तिथियों को इस प्रकार रखा गया। लेकिन चंद्रमा की गति, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहना पड़ता है, यानी वह पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, स्वयं का भी चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी के कारण उसके महीनों के दिनों में अंतर आने लगता है। कभी कोई मास छोटा हो जाता है, कभी कोई मास बड़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ वैदिक काल से ही हमारे ऋषियों मुनियों ने सूर्य की गति को अधिक प्रमाण माना और चंद्रमा की गति को उसके आधार से जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए हमारे यहाँ अधिक मास की रचना से हम चंद्रमा और सूर्य की कैलेंडरों को एक करते हैं, लेकिन अभी हम उस गणित में नहीं पड़ेंगे। अभी हुआ ये कि जब हमारे देश ने यह 1957 में नया राष्ट्रीय कैलेंडर मान्य किया, तो एक गलती, शायद जिसे मैं गलती कहती हूँ, वो रह गई कि उन्होंने मासों के नाम जो सौर मास रखने चाहिए थे, मधु, माधव इत्यादि, उसकी बजाय उस महीने का जो चांद्र मास है वही नाम दे दिया। तो 14 जून को हमें कहना चाहिए था 24 शुक्र, लेकिन हम कह रहे हैं 24 ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ मास का नाम सुनते ही हमारे मन में पहला विचार आता है चंद्रमा का, और हम चंद्रमा की तरफ देखते हैं और हम पाते हैं कि अरे आज तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, लेकिन सौर कैलेंडर कह रहा है 24, तो कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ी को सुलझाने का बहुत सीधा उपाय ये है कि संसद में एक नया बहुत छोटा बिल, संशोधन बिल लाया जाए और वह यह कहे
कि आज के बाद हम ये जो महीनों के नाम राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका में जो महीनों के नाम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन ये रखे गए हैं, इन्हें बदल करके इनकी जगह पर हम मधु माधव शुक्र शुचि नभ नभस्य ईश ऊर्ज सह सहस्य और तप तपस्य कहेंगे। और फिर एक छोटा संशोधन हम और कर सकते हैं कि हमारा कैलेंडर कितने वर्ष पुराना है। यह देखा जाता है कि वह कैलेंडर मूलतः कब किसने शुरू किया। तो हमारे यहाँ 3 कैलेंडर ऐसे हैं जो लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से ज्ञात हैं। पहला कैलेंडर है युगाब्द, जो 5123 वर्ष पहले आरंभ हुआ महाभारत युद्ध के बाद। दूसरा कैलेंडर है विक्रम, जो 2078 वर्ष पहले विक्रमादित्य ने आरंभ किया। और तीसरा कैलेंडर है शालिवाहन शक, जो कि 1923 वर्ष पहले शालिवाहन नाम के राजा ने लागू किया। तो हम भारत को यंग इंडिया दिखाना चाहते हैं या हम अपने युगाब्द कैलेंडर से हम अपनी कालगणना करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से शालिवाहन शक से हमारा कैलेंडर की शुरुआत करने की अपेक्षा अगर हम युगाब्द से अपने कैलेंडर की शुरुआत करें तो वह अधिक उचित होगा। तिथियों में या सौर मिति में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल हम कितने वर्ष बिता चुके हैं इस भारतवर्ष की भूमि पर, इसको बताने का यह एक एक्स्ट्रा प्रमाण हमें मिल जाएगा। और यह हम समझा सकेंगे कि हम कम से कम इतने पुरातन तो हैं, और फिर हम उसी दिशा में अपने इतिहास की खोज को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। आशा है आपको सौर दिनदर्शिका के बारे में इसके बाद कोई अन्य कन्फ्यूजन नहीं होगा। धन्यवाद।